चलो, अब हमारा बिंदु है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, देखो थोड़ा आराम से सुनना है, एकदम आराम से चल रहे हैं हम। पहले सुनना है, लिखने वाली बात बाद में करेंगे। सवाल ये उठता है किसान आंदोलन हुए क्यों, शुरुआत क्यों हुई। तो देखो, मोस्टली मुख्य कारण किसान आंदोलनों का याद आपको तब रहेगा जब आप आपस में जो भी बातें कर रहे हैं वो बंद करोगे और सुनोगे। किसान आंदोलन का सबसे मुख्य कारण था भू राजस्व की वृद्धि या दर। तो ये भू राजस्व की शुरुआत हुई कैसे, ये भूमि कर की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, पहले ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय था पशुपालन। अब जब पशुपालन व्यवसाय है, राज्य थे अस्थायी राज्य जिनको जन कहा जाता था, तो उस समय कृषि व्यवसाय नहीं था। इसका मतलब ये भू राजस्व की वसूली होती ही नहीं थी, क्योंकि व्यवसाय कृषि नहीं है। तो उस समय केवल ऐसा ही था, यानी जब अस्थायी राज्य थे जिन्हें जन कहा जाता था, जो कबीलाई राज्य थे, मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तब केवल इतनी यही व्यवस्था थी कि जो कबीला का मुखिया होता, जिसे गोप या राजा कहते थे, उसके 3 सहायक होते थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। तो वो जो एक ग्रामणी नाम का सहायक होता था, उसका दायित्व था कि वो उस राजा के भोजन की व्यवस्था करे। तो वो व्यवस्था कैसे करता, आज इस घर से, कल इस घर से, परसों इससे, इस प्रकार से, ऐसे क्रम से, रोटेशन से सभी का नंबर आ जाता, ठीक है, और फिर वापस महीने भर बाद वापस पहले वाले शुरुआत हो जाती। तो वो व्यवस्था बोझल नहीं थी, शुरुआत में अच्छी थी। क्यों? देखो, उस समय ये व्यवस्था इसलिए अच्छी थी कि राज परिवार के सदस्य, मंत्री, जैसे ये 3 मंत्री हैं, राजा के परिवार के 5-6 सदस्य होते, तो कुल सदस्य 8 या 10 तक की होती संख्या। और उस समय संयुक्त परिवार होते, 30 से 40 संख्या होती। अब अगर जिस परिवार में 40 व्यक्तियों का भोजन बन रहा है वहां 48 का भोजन बन गया, तो कहां दिक्कत आई भाई। 50 सदस्यों का परिवार है, वहां अगर 60 सदस्यों का भोजन बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिक्कत तो अब है जब हम हमारे 2 हैं और 5 जना आ जना भी, परिवारों भी ज्यादा आएगा, तो हाँ तभी तो अब ये समस्या है। लेकिन उस समय ये समस्या नहीं थी, क्योंकि परिवार बड़े थे, और जब इतने लोगों का भोजन बनता तो उनमें 5-7 व्यक्तियों का भोजन कोई मायने नहीं रखता, वो भी महीने भर से इस प्रकार से नंबर आता, तो उल्टा उत्साह होता कि आज राज परिवार के यहां हमें भोजन बनाना है, तो इसका मतलब भोजन अच्छा होना चाहिए, उनके लिए बनाते हैं, तो सब भी वो अच्छा भोजन करते, तो वो एक प्रकार से उनके लिए त्योहार का विषय होता। लेकिन धीरे धीरे क्या है, उत्तर वैदिक काल में वो जो राज्य पहले अस्थायी थे अब स्थायी बन गए, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा, और वहां व्यवसाय भी बदल गया, कृषि, ठीक है। अब जब स्थायी राज्य बनेंगे तो राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। जैसे आप यहां आते हो, चले जाते हो, तो अस्थायी तौर पर हो, लेकिन थे स्थायी तौर पर बढ़शो, जनो थान अठे स्थायी रहणु है, जाते बापची थाली बाटक्या भी ल्याशो, साबण तेल भी ल्याशो, सक्यू यहां पर फिर तेरे मेरे की भावना भी होगी कि देख तू मेरी चमची ऊंट दी, तू मेरी जो भी है थाली ले ली, तो झगड़ा होगा आपस में। तो उस झगड़े को निपटाने के लिए व्यक्तियों की भी ज्यादा आवश्यकता होगी, अधिकारी तंत्र है वो ज्यादा होगा, तो मंत्रियों की, अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो गई। 60-70 तक राज परिवार के सदस्य और अधिकारी पहुंच गए। जैसे आपको बताया 11 तो रत्निनी थे जो राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजा खुद 12वां रत्निन था, और फिर उसके जो सहायक है, चेला चाटी है, परिवार है, तो लगभग 60 या 70 सदस्य हो गए। अब अगर किसी परिवार को यह कहा जाए कि हर महीने से तुम्हें 70 सदस्यों को भोजन करवाना है, जब तो स्वामिनी सी पाती आएगी, हर मन्ना हुई, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब तब यह समस्या जो पहले उत्साह का विषय था, अच्छा विषय था, अब वो विकृति में बदल गया। कोई भी व्यवस्था समय विशेष के अनुसार जो अच्छी होती है वो कालांतर में विकृति भी हो सकती है। तो अब ये बोझिल हो गई, रोज रोज का झंझट। अब कुछ परिवार इस बात से बचने का प्रयास करते कि आज आपनो नंबर आएगो, जंगल में भाग जाओ। क्यों?
अब वो हर बार इस व्यवस्था से त्रस्त होने लग गए, और जो वसूल ग्रामणी है वो भी परेशान हो गया, जो वसूली वाले कहने वाले वो व्यक्ति भी परेशान हो गए। तो इसका एक तरीका निकाला उन्होंने बचने का। क्या तरीका निकाला? कि व्यवसाय कृषि है, ठीक है, व्यवसाय कृषि है तो हम ऐसा करते हैं, किसानों से उनकी उपज का 1/, जो कितना भी, वो तो अभी हम बात कर रहे हैं, कुछ भाग साल में एक बार ले लेते हैं सभी किसानों से एक साथ। तो ये रोज वाला झंझट समाप्त हो जाएगा। हर दिन जो हम किसानों से आज इस घर से उस घर से उस, वो व्यवस्था बंद हो जाएगी। सभी किसानों से एक साथ उनसे उनकी उपज का एक भाग ले लिया जाए, क्योंकि मुख्य व्यवसाय कृषि है तो किसानों से लेंगे, और उससे राज्य पूरे वर्ष भर खर्च चलाएगा। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में 1/16 की दर से, जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है उससे पता चलता है कि 1/16 यानी शायद 7% के लगभग होता होगा, है? हाँ, तो अब जब ये है तो शायद 6-7% आता होगा। इसका मतलब कितना आता है? 1/16। देखो मैथ आपकी ठीक है, मुझे मैथ नहीं आती है। हाँ, तो क्योंकि मुझे तो 10वीं पास करने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना कि मैथ से पीछा छूट गया। तो आपके लिए खैर, तो खैर 1/16 भाग उस समय उत्तर वैदिक काल में ये वसूल करते, तो 6-7% कोई बहुत ज्यादा बड़ी राशि नहीं थी ये। तो किसान सहर्ष दे देते कि ये रोज का झंझट अच्छा है, कम से कम हमारी सुरक्षा हो रही है, राजा हमारे हितों की रक्षा कर रहा है, और बदले में केवल 6 या 7% कर ही तो ले रहा है साल में, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती गई। आगे चलकर ये 1/10 हो गई, फिर 1/8 हो गई, फिर 1/6 हो गई, फिर 1/4 हो गई, फिर 1/3 हो गई, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1/2 हो गई। 1/2 यानी कुल उत्पादन का आधा भाग ऐसा का ऐसा राजकोष में जमा कराना पड़ता। बताओ आक्रोश होगा या नहीं होगा? भाई अगर हमें यह कह दिया जाए कि तुझको कमाऊं भी मुंह आधो मानने दे, तो दिखती बात है हम लोगों में आक्रोश होगा, स्वाभाविक है। तो एक आक्रोश का पहला कारण क्या बन गया? भू राजस्व की बढ़ी हुई दर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बढ़ी हुई दर तो है ही है, ये कारण तो है ही है। दूसरा, इसकी वसूली का तरीका बड़ा गलत था। एक प्रथा थी कूता प्रथा, ठीक है। क्या कूता प्रथा क्या थी? खड़ी फसल का अनुमान लगाते, जागीरदार के या राजा के जो भी कारिंदे हैं वो किसान के खेत के पास जाते, खड़ी फसल को देखकर कहते कि बेगा बकड़ तो तेरे 50 मणु है, लो अब से भी बेगा के 30 मणि क्यों न हुए, उसको तो 25 मण देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो दूसरा कारण क्या हुआ? भू राजस्व वसूली का गलत तरीका। पहला तो था भू राजस्व की बढ़ी हुई दर, दूसरा भू राजस्व की वसूली का गलत तरीका। अब देखो ये आधा तो एक साथ लेते ही लेते, ये तो ले ही लिया, इसके अलावा और क्या करते? अलग अलग समय में वो और कर लेते, अलग अलग समय में लेते कर, हाँ तभी तो अलग अलग समय में ये कर ले लेते वो। और मतलब आधा तो एक साथ ले लिए, जो किसान के पास बचा हुआ है उसमें से समय समय पर और कर लेते, और उन करों को कहा जाता लाग। बाग अलग है, लाग बाग दो अलग शब्द हैं, दो को साथ जोड़ दिया। कैसे बता रहा हूं दोनों का मतलब। यानी आधा तो एक साथ ले लिया, और फिर अलग से मेवाड़ में तो 84 बार और लिया जाता, तो इसका मतलब मेवाड़ में तो थी 84 लाग। लाग का मतलब होता है अतिरिक्त कर या अन्य कर। इन्हीं को, इन लागों को ही मध्यकाल में जो मुस्लिम सत्ता यानी सल्तनत काल और मुगल काल में कहा जाता था अबवाब। अबवाब का मतलब है अन्य कर, अबवाब यानी अन्य कर। और हमारे राजस्थान में क्या कहा जाता? लाग, ठीक है। जबकि मुगल सत्ता में और सल्तनत काल में क्या कहा जाता? अबवाब। कि मूल इस भू राजस्व के अलावा कई अनेक कर थे, और उन अनेक करों को, जैसे सल्तनत काल में
जजिया, जकात, खराज, खम्स, इनके अलावा जो कर थे उनको अबुआब कहा जाता। तो यहां भू राजस्व के अलावा जो कर थे उनको अबुआब ने कह के क्या कहते हम? लाग कहते। मेवाड़ में तो थी 84 प्रकार की लागे, मारवाड़ में थी 123 प्रकार की लागे, तो सर्वाधिक मारवाड़ में ही थी। ठीक है, तो ये 84 प्रकार और ले लेते, आधा पहले ले लिया, फिर बचे हुए में से 84 बार और ले लेते, तो किसान के पास क्या बचता? कुछ नहीं बचता। शिट्टा मोर खा लिया, बे खा लिया, बाकी क्यों को नहीं बच्चों, ऐसी स्थिति होती। तो कहने का तात्पर्य दशा बड़ी दयनीय थी। ये जो कर लेते, और लेते ही नहीं, किसी भी नाम से कर लगा देते, उनको ये कोई जरूरी नहीं थी कि किस मद पर लगाएं, कहां लगाएं, क्यों लगाएं, जब जी में आया तब उसी नाम से, किसी भी नाम से कर लगा दिया। अभी हम नाम पढ़ेंगे, बकरा लाग, चीला लाग, राली लाग, जो भी, चूड़ा लाग, मतलब किसी भी नाम से कर लगा देते और कोई नाम नहीं मिलता। तो जैसे हम मूवी देखते हैं ना, धूम 2, धूम 3, डेंजरस खिलाड़ी 4, तो वैसे ही चूड़ा लाग 2, चूड़ा लाग 3 कर देते थे, ऐसा ही करते थे। हाँ हाँ, अगर आप में से कोई है शौकीन जिसके पास वारिसू फिल्म हो तो वो मुझे भेज देना टेलीग्राम पर, ताकि हाँ है तो मिलना, संपर्क करना। हाँ चलो खैर, उस बात को वहीं छोड़ो, पहले हम ये बात करें। ठीक है, तो ये लाग बड़ी संख्या में थी। इसके अलावा अभी हमने, आप में से ही किसी ने बोला था लाग के साथ एक नाम और, बाग। बाग का मतलब है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा का मतलब है फ्री फोकट में काम करवाना, बिना मेहनता ना दिए काम करवाना, कितना भी। मतलब जागीरदार के कारिंदे किसी भी गांव से किसी भी व्यक्ति को कह देते कि बहरू न्योड़ा जितना भी ही न्यान का सा है जो काम कर जो, वो सुबह जाते शाम तक काम करते, और शाम को जब वापस जाते तो कहते हाँ भाई काल बेगा नेर खड़ता नेर बन भी लिया जो, और वो फ्री फोकट में काम करते बिना मेहनता ना दिए कितने ही दिन। तो अब देखो, महीनों महीनों तक भी कई बार बेगार प्रथा करवाते, काम फ्री फोकट में काम करवाते, और अगर हमें पता चल जाएगा अपन कोई काम और डाल लो जापा गिल्लो बदल लिया, इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं समस्या। तो आप खुद सोचो दशा क्या थी, कितनी दयनीय। अभी हम पढ़ेंगे वास्तव में किसान वर्ग की दशा, मजदूर वर्ग की दशा बहुत ज्यादा दयनीय थी। इतनी दयनीय थी कि मालिक ये समझने के लिए तैयार नहीं थे कि वो इंसान है। तो हम बहुत बार ये सुनते हैं, कई बार हमारे बुजुर्गों से, जो भी बड़े लोग हैं उनसे, कि आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, नई पीढ़ी बिगड़ रही है। बस झूठ बोल रहे हैं, पहले वाला ज्यादा खराब है। बिल्कुल सही है, वर्तमान में कोई व्यक्ति इस बिंदु तक, अंतिम बिंदु तक किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता इस रूप में, जितना कि उस समय बात बात पर हत्याएं होती थी। जब आप युद्ध लड़ाइयां देखते हो तो देखो, एक अंग्रेजों का ये एक बड़ा इस मामले में कि जो भी ये सामाजिक विषमता है इस पर प्रहार करना है, या ये चीजें कानून की दृष्टि जो समानता का है, इस मामले में बड़ा, हालांकि आर्थिक शोषण उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर किया, बहुत बड़े पैमाने पर किया, लेकिन कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी निकले। खैर, हम यहां पर वहां न जाकर बात इसकी करें तो बढ़ी हुई भूराजस्व दर एक कारण, भूराजस्व वसूली का गलत तरीका यानी कोता प्रथा, और अनेक प्रकार की लागें। तो हम मेवाड़ से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है तो 84 प्रकार की लागें थी, और बाग यानी फ्री फोकट में काम करवाना, बिना मेहनता न दिए काम करवाना, बेकार प्रथा। ठीक है, अब कौन कौन सी बाग जो लागें थी, लाग कौन कौन सी थी, अतिरिक्त कर कौन कौन से थे, उनमें कुछ आपको याद करने हैं। जो याद करने हैं उनमें कमठाना लाग, खरड़ा लाग, खिचड़ी लाग, कांसा लाग, चूड़ा लाग, राली लाग, चिल्ला लाग, बकरा लाग,
ये जो देखो, आपको इन चार के तो अर्थ याद करने हैं, इन चार के तो आपको अभिप्राय क्या है इन लागों का वो तो आपको याद करना है, क्योंकि ये प्राय एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कमठाना लाग, जागीरदार या राजा के यहां पर भवन बन रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, तो प्रत्येक घर से 2 से लेकर 5 रुपए वो जितने भी तय करते वो रुपए देने होते उनको। तो देखो, हम लोग भवन निर्माण इसलिए नहीं करते कि पैसे लगते हैं, और वो लोग भवन निर्माण इसलिए करते कि उनको आमदनी होगी। जब भी रुपयों की जरूरत होती, चेजारन कहता करनी लाग जा, क्योंकि देखो मेटेरियल उनके राज्य में था, काम करने वाले बेगार प्रथा के अंतर्गत फ्री फोकट में काम करते, तो अपने आप ही लगभग फ्री फोकट में काम हो जाता। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि मेवाड़ के राणा कुंभा ने मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। तो बताओ क्यों को नहीं करवाया, कौन सा बाप का पैसा लगा? भाई दिखती बात है। सब ऐसे ही अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो ये कहने का तात्पर्य, काम करने वाले जो थे वो लगभग फ्री फोकट में थे। इस प्रकार से ये बातें, तो कमठाना लाग भवन निर्माण से संबंधित, ये बात ध्यान रखना है। कमठाना लाग का संबंध भवन निर्माण से है। खरड़ा लाग, ये श्रमजीवी जातियों से संबंधित लाग है। श्रमजीवी जाति, श्रमजीवी जातियों जैसे नाई, कुम्हार, लुहार, चरमकार, इनसे संबंधित लाग, कि नाई को ठिकाने में या राजघराने में फ्री फोकट में काम करना पड़ेगा। तो नाई को केवल हजामत नहीं बनानी है, महाराज का रसोई में सहयोग भी करना है। कानो प्याज ही छोल देणु है, लहसुन भी छोल देणु है, ये काम भी करना है। हाँ, और कुम्हार ने केवल मिट्टी के बर्तन बनाकर देकर आने हैं, वो पानी के भरकर भी आने हैं, चाहे खुद के खाली पड़े रहे, वो काम करना होगा। चरमकार को जो भी वहां पर सेवाएं देकर आनी है। तो आगे चलकर किसानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब काम आप वहां करते, क्योंकि इसका वो जो राज्य में सेवा करते थे बदले में किसानों से कर लेते थे। काम कहां करते? ठिकाने में, राजघराने में। कर किन से लेते? किसानों से। तो किसानों ने कहा साहब काम वहां करते हो और इको भुगतान में करा तो मारो भी थोड़ो कटिंग वगैरह कर दिया करो, माने थोड़ा मिट्टी का बर्तन ला दिया करो, मारे भी जूती चप्पल गांठ दिया करो। तो फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो स्वतंत्रता के बाद भी ये इस रूप में चल रहा था। उसको हम बोलते खड़ेक, कि वो जब भी खलियान निकालते तो जो श्रमजीवी जातियां हैं वो आती और खड़े में से अपना हिस्सा ले जाती और वर्ष भर वो काम करते। तो उसका बदले में वैसे मूल्य न देकर उस रूप में, अभी थोड़े समय तक चलता था ये, तो भी आज भी चलता होगा शायद कहीं ना कहीं। तो ये उस लाग से ही, वो खड़ेक इस खरड़ा लाग से ही है। तो पहले ये इसलिए लिया जाता था कि राज परिवार के यहां पर वो जातियां फ्री पॉकेट में काम करती और किसानों से वो कर लिया जाता था। खिचड़ी लाग, देखो मिक्स होती है हमेशा खिचड़ी और कासा लाग, ये मिक्स हो सकती है, रड़े-बड़े हो सकती है, तो इनको अलग करना है। पहले खिचड़ी लाग क्या है? सेना के भोजन से संबंधित। सेना के भोजन से संबंधित क्या है? सेना युद्ध अभ्यास या शिकार के लिए जा रही है। आते या जाते समय जिस गांव में शाम हो गई उस गांव का दायित्व है पूरी सेना को भोजन करवाए। मतलब सेना जा रही है, जिस गांव में शाम हो गई, सूर्यास्त हो रहा है, उस गांव का दायित्व है पूरी सेना को भोजन करवाओ। तो ये जो जागीरदार वगैरह जो भी सेनापति है वो कई बार क्या है, किसी गांव विशेष से ऐंठ निकालने के लिए, बदला निकालने के लिए महीने में 2-3 बार रोक देते वहां। जब बताओ भी गांव का तो बुआ जी पोड़े माएगी ना भाई, दिखती बात है। तो ये यहां पर खिचड़ी लाग आपको ध्यान रखना है, सेना के भोजन से संबंधित है, याद रह जाएगा। खिचड़ी लाग सेना के भोजन से संबंधित, कि सेना ने खिचड़ी बना खुआनी है, ठीक है। कासा लाग ये सामूहिक भोज से संबंधित है और मोस्टली मृत्यु भोज आदि। इस सामूहिक भोज में जो मुख्य था वो मृत्यु भोज ही था। तो ये ध्यान रखना, देखो खिचड़ी लाग तो है सेना के भोजन से संबंधित, जबकि कासा लाग है वो सामूहिक भोज या मृत्यु भोज आदि से संबंधित है। इसमें क्या होता
कि ठिकाने में जिस किसी के यहां पर भी सामूहिक भोज है, वो पहले ठिकाने में 25 पत्तल भेजेगा। 25 पत्तल को मतलब 25 पत्तलों को थालियां को जका आदमी 25 आदमी जब तो खाए। पुराने ते आदमी थोड़ा भोजन ठीक ही करता, क्योंकि वह काम भी तो ठीक करता है ना। इसीलिए तो हमने पढ़ा ना कि बप्पा रावल का नाश्ता मात्र 4 बकरे थे, ऐसा तो उनका भोजन भी ठीक ही होता। तो 25 व्यक्तियों का भोजन, वो जो पत्तल 25 वो पहले ठिकाने में भेजो और फिर भोजन करना शुरू करो। आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इसी लाग से शुरू होगी। कारण तो और अन्य लागें भी थी, लेकिन शुरुआत तात्कालिक कारण ये कासा लाग बनती है। ठीक है, तो आगे चर्चा करेंगे हम इसके संदर्भ में। तो कासा लाग सामूहिक भोज, मृत्यु भोज आदि से संबंधित लाग। अब आप सोचोगे कि साहब 25 पत्तल ही तो ही भेज दो, अत आदमी को बढ़ाओ, 25 आदमी को भोजन और सही। बात भोजन भेजने की नहीं है भाई। एक ठिकाने में लगभग 30 या 40 गांव होते। अब जो गांव लास्ट के बॉर्डर पर है वो ठिकाने में कब जाकर वो 25 पत्तल देकर आएगा? और बस देर आया पच्छी भोजन करो, अनेक पहली जिम्बा लाग जा। तो उनके पास कौन सी स्विफ्ट गाड़ी थी कि ले जाता और तुरंत देर आ जाता? वापस गए, सूचना लेकर वापस पहुंचेंगे, वो थाली जो पत्तल देकर आएंगे और वापस आएंगे। भाई अभी को नहीं कबांगन फोन है कि मोबाइल में फोन कर दी कि मैं पूगा हाँ ठेकड़कार पड़ो से चावड़ा पर, ऐसा नहीं होगा। वो वापस आएंगे तो इतने में शाम हो जाती। तो परिणामतः है ये भी एक, और उस भोजन का ठिकाने में कोई मूल्य नहीं था, मतलब उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी वहां पर। तो उनके लिए वहां कोई उपयोगिता नहीं थी, यहां लोग परेशान हो रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, ये एक अपने आप में आक्रोश का कारण था। तो ये लाग भी कौन सी? कांसा लाग, सामूहिक बोध से संबंधित लाग थी। चूड़ा लाग, अगर ठिकाने की ठकुराइन नया चूड़ा पहनने जा रही है तो प्रत्येक घर से वो जो भी रुपए तय कर देते, 2-5 रुपए आएंगे। अब देखो ये कोई लाग है? बस करना क्या होता, देखो भाई, एक व्यक्ति के गला में एक नंगारो डाल देता छोटो सो, जब वो बिन बजा तो ताकि सबका ध्यान आकर्षण हो सूचना के लिए। तो एक आदमी नगारा बजाता तो दूसरा साथ में एक हरकारा होता जो आवाज करता, अनाउंसमेंट करता, बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार, खबरदार, आमो खास को सूचित किया जाता है कि ठिकाने की ठकुराइन चूड़ा पहनने जा रही है, लिया 2 रुपया। तो कहने का तात्पर्य, अब देखो बस इतना करना होता। तो बात ये नहीं यहां पर, हाँ क्या चीज, हाँ वो जो भी जितने, लेकिन ये थोड़ा सा भाई लगभग सभी अमानवीय हैं अपने। अब देखो बाकी जैसे राली लाग, राली लाग क्या है? राली जानते हो? राली जानते हो क्या? नहीं जानते? अच्छा आप जानते हो कुछ। उपरांत, उपरांत नहीं जानते? राली रुक। अच्छा गुदड़ा तो जानते हो ना? गुदड़ा बिछाने का है, उपरांत या राली ओढ़ने की है। बहुत भारी होती, बहुत भारी होती। मेरे तो ये उपरांत या राली के कारण कई बार पटेड़ का पटेड़ा ही, क्योंकि बहुत भारी, मतलब 4 या 5 गुदड़ा तो वजन हो तो। और सर्दियों में जब वो उड़ा देते तो अंदर ही अंदर दम घुटता, जब उघाड़ता उघाड़ता छराशी लाग सी पटेड़ को पड़तो तुरंत ही। तो वो लाग क्या थी? प्रत्येक किसान को सर्दियां आने से पहले जागीरदार को एक गुदड़ा और एक राली उपरांत बनाकर देकर आनी पड़ती थी। अब आप ये कहोगे कोई बात नहीं, बना दिया। अरे बाप जी कपड़ों हो कटे, वो डंगूर जो को नेकर पैरता दायरानो बिको भी अंतिम बिंदु तक उपयोग करता, वह भी कारी प्रकारी कारी प्रकारी, वो भी नहीं था। तो कपड़ा था ही नहीं उनके पास, तो वो बनाकर अपने लिए बनाए, उपरांत या गुदड़ा या ठिकाने के लिए बनाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। हर लाग देखो, चिल्ला लाग,
राजा या जागीरदार का रथ जिस गांव से गुजर गया वो गांव अहो भाग्यशाली, रथ गुजरा है, चिल्ला मंडकी, लाओ 2 रुपया, देख लीजिए ना। बस ये सब इसी प्रकार की लागे थी। तो इसका मतलब अमानवीय है। बकरा लाग पार्टी करवा के लिए बकरो दे रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य ये जो लागे थी सभी की सभी अमानवीय थी और जिनका कोई औचित्य नहीं था। तो इनकी वजह से भी किसानों में आक्रोश था। आपको विशेष तौर से ये लाग 4 लाग याद रखनी है, ठीक है। कमठाना, देखो कमठाना वैसे भी याद रह जाएगा। जैसे कमठाना बही का संबंध भवन से संबंधित, हिसाब किताब से संबंधित है, तो कमठाना लाग भवन निर्माण से संबंधित है। अरबी ओ कमठाना यानी ठाण, तो वहां के लिए ठाण बनाता और उसके लिए ये लाग है, ठीक है। और खिचड़ी तो सेना के लिए खिचड़ी, तो सेना का भोजन, ये याद रखना है। कासा लाग है वो सामूहिक भोज, मृत्यु भोज आदि से संबंधित है। और खरड़ा लाग श्रमजीवी जातियों से संबंधित है। ये आपको याद करनी होगी, ठीक है। अब हम एक एक करके किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे और किसान आंदोलनों की चर्चा करें, विशेष तौर से बिजोलिया किसान आंदोलन। उससे पहले थोड़ा सा कि ये शुरुआत में लिख लेते हैं। अब हम बात करें एक एक करके किसान आंदोलनों की, तो सबसे पहले बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन देखो, पहले लगभग आपको यह बात ध्यान रखनी है कौन सा किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यह बात तो लगभग के बारे में क्यों कई बार आ जाता है कि भाई किसी भी किसान आंदोलन के संदर्भ में, चाहे वो मिलाने वाले के संदर्भ में हो या अलग से पूछ सकते हैं। तो खैर बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू बात करें उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजोलिया कहां है। हाँ, अभी तक तो भीलवाड़ा में है, अब ये नई घोषणा में नया जिला कटेशी चला जाए अलग बात है, ठीक है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है, ठीक है। दूसरी बात, क्या चीज भीलवाड़ा जिले में है। दूसरी बात, ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और इस ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। तो देखो, अशोक परमार को यह क्षेत्र प्रदान किया है राणा सांगा ने, ठीक है भाई। ठिकाना जागीर तो पहले ये खालसा भूमि थी, खानवा युद्ध से पहले बिजोलिया खालसा भूमि थी। इसे जागीर बनाया गया है राणा सांगा के समय, और वो जागीर बनाकर किसको दिया गया? अशोक परमार को, ठीक है। तो इसलिए यद्यपि ये भीलवाड़ा क्षेत्र का था, वो सॉरी भरतपुर क्षेत्र का था, लेकिन चूंकि राणा सांगा की सहायता की है इसलिए सांगा ने इसे ये क्षेत्र प्रदान कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये इस जागीर का संस्थापक बन गया। तो चाहे ये पूछें कि बिजोलिया का प्रथम जागीरदार कौन था, तब भी होगा अशोक परमार। इस बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, तब भी होगा अशोक परमार, ठीक है। और ये इसे किसकी कृपा से स्थापना की है? सांगा की कृपा से। कब? 1527 में। तो बिजोलिया ठिकाने की स्थापना कब हुई है? 1527 में। यह बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, यह भी ध्यान रखो कि बिजोलिया क्षेत्र को उपरमाल क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है, उपरमाल क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और यहां जो किसान थे जिन्होंने आंदोलन किया था वो मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। जिन्होंने आंदोलन किया वो मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ चलो खैर, तो धाकड़ जाति के किसान है यहां पर। अब देखो, पहली बात आपको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन व्यवस्थित रूप से जो चला वो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा
कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, तो आपको याद रखना है चित्तौड़ में मातृकुंडिया में एक किसान आंदोलन हुआ था 1880 में। तो 1880 का जो जाट किसान आंदोलन कहां हुआ था? मातृकुंडिया में। वो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। लेकिन प्राय वो ऑप्शन में नहीं रहता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बिजोलिया। तो यद्यपि मैं लिखवाते समय तो ये बात लिखवाऊंगा आपको कि ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, लेकिन अगर प्रथम में आपके ऑप्शन मातृकुंडिया आ गया तो फिर बिजोलिया नहीं होगा। मातृकुंडिया का जाट किसान आंदोलन आ गया तो फिर बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम नहीं होगा। ठीक है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ है? 1897 में, और समाप्त कब हुआ? 1941 में। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन। अब देखो, लंबे समय तक चला, इससे बड़ी बात, हम सभी किसान आंदोलन से थोड़े, जैसे बेंगू किसान आंदोलन 21 से 25 थोड़ा ही चला भाई, कोई ज्यादा लंबा नहीं चला। सब जो भी किसान आंदोलन है इतना लंबा कोई नहीं चला, लेकिन सब किसान आंदोलनों में कोई ना कोई हम हत्याकांड पढ़ते हैं। जैसे बेंगू में गोविंदपुरा हत्याकांड पढ़ते हैं, बूंदी वाले में वो नानक भीलकार उनका पढ़ते हैं हम, शेखावाटी में कूदन हत्याकांड, खूड़ी हत्याकांड ये पढ़ते हैं, बीकानेर में भी शहीद बीरबल दिवस वगैरह सब पढ़ते हैं। ठीक है, सब जगह। बिजोलिया इतना लंबा किसान आंदोलन चला, लेकिन ये अहिंसक किसान आंदोलन था। ये इसकी एक बड़ी विशेषता थी। इतना लंबे समय तक चलने के बावजूद भी ये अहिंसक किसान आंदोलन था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। जिस समय ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, कब हुआ है? 1897 में। जिस समय ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय मेवाड़ के राणा थे फतेह सिंह। ठीक है। ये आंदोलन जब शुरू हुआ है तो मेवाड़ के राणा है फतेह सिंह, और यहां के इस बिजोलिया के जागीरदार हैं राव कृष्ण सिंह। तो बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? कृष्ण सिंह या किशन सिंह, दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। किशन सिंह भी नाम आ सकता है, कृष्ण सिंह भी आ सकता है, जब शुरू हुआ तब। ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में गिरधरपुरा गांव से हुई थी। 1897 में गिरधरपुरा गांव से। ठीक है। क्या हुआ कि गिरधरपुरा गांव के किसान गंगाराम के माताजी का देहांत हो गया। तो जो धाकड़ जाति के उसके परिवार के या जो भी धाकड़ जाति से संबंधित लोग थे वो सब एकत्रित हुए वहां। तो देखो, एक तो उनके एकत्रित होने का अवसर आ गया कि वो एक हो सकते हैं, तो इस अवसर पर वो सब एक हुए एक जगह। फिर दूसरी बात, देखो तात्कालिक एक घटना किस रूप में ले लेती है? जब आपको पता है 11वें दिन जागरण होता है, 12वें दिन फिर मृत्यु भोज, जो सामूहिक भोज की ऐसा कुछ था। तो एक तो वो चर्चा, सामान्य एक समस्या से जुड़े हुए व्यक्ति एक मंच पर एकत्रित होंगे तो उनका आक्रोश ज्यादा उभर कर आएगा, ये तय है। और वो जब अलग अलग है तब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक जगह है, सबकी एक ही समस्या है, जागीरदार के शोषण। और इस घटना को बल कैसे मिल गया कि जब दोपहर का समय हो गया, यानी लगभग 1-2 बज गए, चावल बनेड़ा तैयार पड़े ही, अठिन मत देखो यही कर, लेकिन कोई जिम्माबा को नाम कौन ले रहे हैं। तो एक जो भी धाकड़ जाति के जो लोग इकट्ठे थे उनमें से किसी व्यक्ति ने कह दिया, रे बोलिया काल का एड़ा, हाँ भूखा मर रहा, हाँ चावल बनेड़ा ही तो जिमाओ क्यों कोई नहीं। तो जो परिवार से जुड़ा हुआ था उस व्यक्ति ने यह कह दिया कि अभी तक ठिकाने में वो 25 पतले नहीं भेजी हैं। 25 पतलों वाली कौन सी लाग थी? कांसा लाग, अभी तो चर्चा की थी हमने। तो अभी तक वो 25 पतले नहीं भेजी हैं। अल्लाह साहब गोडा सा टूट का, क्योंकि अब वो 25 पतल भेजेंगे और वो कब जाएंगे कब आएंगे, तो ये तो समस्या हो गई। और पुराने आदमी की पाचन क्षमता इतनी तेज ही कबन भूख लागेड़ी रहती। अब क्या करें? तो सब में भूखा मरतन झाड़ भी ज्यादा हुए। रात भर वैसे ही आक्रोश बातें कर रहे थे तो आक्रोश उत्पन्न था ही। अब भूख लाग रही, जिम्बा का हाल भी कोई थल नहीं ही।
गेला को नहीं। तो परिणाम तय है उन लोगों ने मतलब थोड़ा एक आक्रोशित माहौल उत्पन्न कर दिया। क्या कोई बात तो है कि काल काटे भूखा बेटे यार भी जागीरदार के तो सही क्यों बरेड़ो पड़े हेर बटे आ तो गलत लाग है। तो वहीं पर बिजोलिया का जो पुस्तकालय अध्यक्ष था एक साधु सीताराम दास, वो उपस्थित था। बोलो भाई आ लाग गलत है, सही कौन सी है बा बता दो। लाग तो सही गलत है। आपको ऐसा करना चाहिए कि ये अधिकांश लागे इस प्रकार की है जो जागीरदार वसूलता है लेकिन बिना राणा की अनुमति के। तो आप ऐसा करो, कोई भी दो व्यक्ति तैयार हो जाओ और वो जाओ आप लोग कहां, राणा जी के पास, राणा फतेह सिंह के पास, जागीरदार की शिकायत लेकर कि साहब ये लागे इस प्रकार से ऐसी है। तो कौन तैयार हो? तो दो व्यक्ति तैयार हुए, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। वो दोनों इसलिए तैयार हुए कि उनकी वहां रिश्तेदारी थी। भाई उन दोनों की वहां पर रिश्तेदारी थी कि वहां जाकर आराम से क्या पता कितने दिन लग जाए, और कितने दिन लगे भी आप देखोगे हद 6 महीने तक वो रोज वहां पर सुबह नहा धो रोटी खा आर दरबार के सामने एक चट्टान पर बैठ जाते और शाम को पाछा चला जाता, लेकिन वो दरबारी उनको मिलने नहीं देता। मतलब लगभग रोज का ये घटनाक्रम था। बाद में कई दिनों बाद एक व्यक्ति को दरबार में कोई चारण साहब थे, उन्होंने कहा बोले राणा जी साहब वो कई दिनों से इस प्रकार से ये चक्कर काट रहे हैं, आप हो कि उनसे कम से कम बात करो, समस्या का समाधान तो करो। तो तब उनको बुलाकर पूछा, तो उन लोगों ने कहा साहब इस प्रकार से ऐसे ऐसे लागे हैं और हमें लागे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लागों का बहुत सी लागे ऐसी है जिनका आपको कोई फायदा ही नहीं है, बस सिर्फ इग्गो के कारण वसूल कर रहे हैं। अगर आपको फायदा होता तो हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत सी लागे ऐसी हैं जिनका आपके यहां पर कोई महत्व नहीं है, हम उनके बोझ के तले दबे जा रहे हैं। तो परिणाम तय है, राणा फतेह सिंह ने एक अधिकारी को, जांच अधिकारी को भेजा, इकराम हुसैन नाम के अधिकारी को, हामिद हुसैन नाम के, इकराम नहीं हामिद हुसैन नाम के, कई जगह आबिद हुसैन भी नाम मिलता है। तो हामिद हुसैन नाम के अधिकारी को भेजा जांच के लिए, और उसने ये पाया कि हाँ किसानों की मांगे जायज है, उन पर अनेक प्रकार की लागे हैं, गलत हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। तो इससे क्या हुआ, जागीरदार को प्रोत्साहन मिला कि यद्यपि मेरे खिलाफ शिकायत लेकर गए थे और जांच करने के लिए कोई अधिकारी भी आया था, लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो अब क्या करें, जो शिकायत लेकर गए थे उनको दंडित करो ताकि दोबारा कोई शिकायत लेकर ना जाए। तो आदेश जारी कर दिया, आज के बाद नानजी और ठाकरे पटेल बिजोलिया में दिखाई नहीं देंगे। तो परिणाम उनको, नानजी या नारायण जी पटेल को वहां से निष्कासित कर दिया बिजोलिया से। और जागीरदार ने क्या सोचा, ये तो इनका इलाज हुआ, पीढ़ियों का इलाज करो कि भविष्य में कद्दे ही कोई न जाए। ये क्यों गए थे, कर कम करवाने के लिए, आंख एक नई कर और ठोको, ताकि ए तो जाबा को विचार ही नहीं करे। इसलिए 1903 में जागीरदार ये क्या नाम है, किशन सिंह ने या कृष्ण सिंह ने, दोनों में से कोई सा भी नाम, किशन सिंह या कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया, चौरी कर। तो ध्यान रखना, चौरी कर कब लगाया गया है, 1903 में। किस जागीरदार ने लगाया, ये लड़की के विवाह पर लगाया, ठीक है। 1903 में ये कर लगाया है, जिसकी 2 दर आपको याद रखनी है। क्या हुआ, अच्छा, तो लड़कियां ज्यादा चिंता मत करो, फिर लड़का को थोड़ी ये है विवाह। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा था कि लड़कियों का विवाह उस ठिकाने में होता, लड़का 12,000 विवाह कर रहा, दूसरा ठिकाना कर रहा जाता, जना एक गेलो खुल्लो हो, और ये थोड़ी सी समस्या तो थी। तो मूलतः लड़कियों के विवाह पर लागू किया था इसको, और इसमें 5 रुपए दर निर्धारित की थी। लेकिन
आपकी बोर्ड की किताब है उसमें 13 रुपए हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, दोनों आपके ऑप्शन में नहीं होंगे, या तो 5 रुपए होगा या 13 रुपए। लेकिन 13 रुपए वाली बात थोड़ी कम हजम होती है, क्योंकि उस समय 13 रुपए बहुत बड़ी राशि थी। इतनी बड़ी राशि किसी किसान पर लगाने का मतलब यह है कि उसका चुकाना वो नामुमकिन था, असंभव सा था। तो इसलिए सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि 5 रुपए की दर उन्होंने इस लड़की के विवाह पर कर के रूप में लागू कर दी। ठीक है, अब जब ये कर लागू कर दिया, ये लो साहब, किसान गए तो थे कर कम करवाने और एक नई लाग लगवा बैठे चौरी कर नाम से लड़की के विवाह पर। और अगर ये लाग एक बार चुका दी तो फिर ये हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। इसलिए बिजोलिया के किसानों ने मिलकर तय किया कि अगर एक बार हम चुका दे, जो 40 गांव थे, 40 अजीब की एकता 40 गांव के किसानों में, कि हम में से कोई भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेगा। तो एक भी विवाह नहीं हुआ तो जागीरदार का अकाउंट में पावली को नहीं गई। जबकि जागीरदार ने क्या सोचा, देखो मैंने क्या कहा, 40 गांव थे, ठीक है, और हर अक्षय तृतीया पर कम से कम प्रत्येक गांव में 20 विवाह होते। मोस्टली पहले आखा तीज को अक्षय तृतीया को विवाह होते थे, तो आखा तीज को कम से कम गांव में 20 विवाह होते। एक विवाह पर उन्होंने 5 रुपए लगा दिए, तो ये कितने होते हैं, 4000 होते होंगे शायद, गुणा थे कर दे जो 4000 रुपए। तो जागीरदार तो सपने लेने लग गया कि अब की बार जो अक्षय तृतीया आएगी उसको मेरे स्विस अकाउंट में 4000 रुपए होंगे। चांदी वाला है 4000 रुपया, अपड़ा कागज वाला को नहीं हा। तो वैल्यू भी उस समय रुपए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। तो जागीरदार ने यह सोचा, लेकिन 4000 तो दूर की बात, पावली नहीं आई, 4 रुपए भी नहीं आए। तो जागीरदार ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, अब काली आखा तीज ने ना आया तो क्या हुआ है, अगली अक्षय तृतीया को 8000 आ जाएंगे। लेकिन अगले वर्ष फिर किसानों ने अजीब की एकता दिखाई, एक भी विवाह नहीं हुआ। तो जागीरदार फिर ऐसे, लेकिन जागीरदार ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, ये तो बढ़ेंगे, कद्दे ने कद्दे तो आना ही, तो ये तो 12000 आ जाएंगे अगले साल। अब किसान बैकफुट पर आ गए, अब किसान बैकफुट पर आ गए कि भाई कब तक। तो परिणामतः किसानों ने ये कर पुरोहित जी की सलाह पर लगाया गया है। तो सभी गांवों के जो 40 गांवों के पुरोहित थे सबको बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई थाने बाज की ब्याह सावा मुझे की दान दक्षिणा मिलती बा मिल रही है गे। बोला मिल गटाऊ थे, ब्याह शादी तो को नहीं करो। तो बोला करा गटाऊ, आग पुरोहित जी की लगाईडी है और थे ही बुझाओ बिन, नहीं तो घर तो गोसाई का ही बड़सी पण चैन ए ऊनराई को नहीं पावे। मतलब घर तो गोसाई के का भी जलेगा लेकिन सुख ये चूहे भी नहीं पाएंगे, ताव आंखें भी लागे लो। तो परिणाम था उन जो सभी गांवों के पुरोहित थे उनमें एक पुरोहित समझदार थे। उन्होंने क्या सोचा कि एक बार ठिकाने से बात की जाए, जागीरदार से बात की जाए। तो पुरोहित जी बोले सभी गांवों के एक एक मुखिया मेरे साथ आ जाओ, और जो विवाह योग्य लड़कियां थी बोले अन्य भी सागे बेली कर ले जाओ, सागे चलो, ताकि जागीरदार को कम से कम समस्या से अवगत तो कराए ना। तो बोले थे भी सागे आ जाओ थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, ठीक है। तो जो अब वो गए वहां पर, और जाते जागीरदार वृद्ध था, बीमार था। जागीरदार ने पूछा कि पुरोहित जी कैसे आना हुआ, अन्न क्यों ले रहा। उन आज जो भी प्रतिनिधि थे गांव के बोले साहब ये आपकी प्रजा है, प्रजा के प्रतिनिधि हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इनको जब सूचना मिली कि आप बीमार हो तो ये मिलने आ गए। बोले हाँ चोखो करियो मिल पाएगा, नहीं बेरो को नहीं भगवान कणा बुला ले, मैं मेरी बात नहीं को नहीं कर रहे हो। तो तुरंत ही मैंने क्या कहा, पुरोहित जी बोलने में तेज भी थे, ठिकाने में चलबल भी थी, तो उन्होंने तुरंत कहा बोले हाँ साहब भगवान तो देखो कोई भी हो, जो भी आज जो आए हैं सबको जाना है,
लेकिन एक बात बताओ, जगह दो हुए, स्वर्ग और नरक, थान कौन सी जगह दिख रही है जाबा ने? पुरोहित जी क्या बात करते हो, इस बात का पता थोड़ी चलता है। बोले साहब आ डंगा तो, लड़कियां का नहीं हाथ कर, आ डंगा तो बेरो ही है, कौन सी जगह है? तो जागीरदार, मैंने कहा वृद्ध था, अंतिम घड़ियां गिन रहा था, तो उसने सोचा खटे सच्चे ही नरक में न चला जाऊंगा। उसी समय यानी 1905 में, 3 में तो ये लागू किया था और 1905 में ये कर हटा लिया। तो लागू कब हुआ? 3 में। हटाया कब? 5 में। दोनों काम किसने किए? कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने। याद रह जाएगा, ठीक है। इधर कर हटाया और उधर जागीरदार कह गया, तो वो जागीर बोलो स्वर्ग में गयो होगो। तो ये तो चला गया 6 में, 5 में कर हटाया, 6 में जागीरदार भाई साहब चले गए। नया जागीरदार बना पृथ्वी सिंह, और बनते क्या सोचा, मेरा बाप दादा आज तक कोई भी जागीरदार बनया बस है, कोई न कोई नयू कर लगायो, जब मैं ये क्यों बैठे रू, मैं ही लगासू। नाम क्या रखें, नाम क्या रखें? तो पहले देखो, यही तो बात है ना यहां पर कि भाई किसी भी नाम से जो, तो नाम पर विचार कर ही रहे थे कि इतने में उसका सिरोही का एक मित्र बधाई देने के लिए आया, और गले मिलता ही बोलियो आ तलवार तो बाई है जबकि मैं तन भेंट करी ही, जब तुम इस प्रकार से ननियाल आए थे या जो भी बात। तो इतने में चारण साहब पास में बैठे थे, उछल पड़ा, बोलिया साहब नाम मिल गो के? बोले ओ तलवार बंधाई लगा दियो। तो जो नाम जहन में आता उसी नाम से कर लगा देते। तो तलवार बंदाई कर लगा दिया और उसे उत्तराधिकार शुल्क से जोड़ दिया। उत्तराधिकार शुल्क राजा को उस जागीरदार को देना पड़ता था। जब नया जागीरदार बनता तो राजा को नजराने के रूप में, ठीक है। तो वो कर अब उसने जनता से वसूलना शुरू कर दिया तलवार बंदाई नाम से। तो ये बात भी ध्यान रखना, तलवार बंदाई कर का संबंध उत्तराधिकार शुल्क से था। कब लागू हुआ? 1906 में। किसने लगाया? नए जागीरदार पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। ये चौरी कर तो लगाया था किसने? कृष्ण सिंह ने। और तलवार बंदाई किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। कब? 1906 में। ये 3 में, ये 6 में। ये लो साहब, किसानों ने जैसे तैसे करके एक कर हटाया था और दूसरा तैयार मिल गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, किस किसने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, कैसे किया था, उससे पहले हम ये चर्चा करें कि ये किसान आंदोलन किन किन चरणों में चला था। तो इसके 3 चरण हैं, ठीक है। तो हमें तीनों चरणों की चर्चा करनी है कि प्रथम चरण में कौन कौन व्यक्ति थे, दूसरे चरण में कौन कौन से व्यक्ति थे, तीसरे चरण में कौन कौन से व्यक्ति थे। तो 3 चरणों की चर्चा करनी है। लो देखो क्या है, सुविधा की दृष्टि से बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि बहुत लंबा दौर रह गया ना 1897 से 41 तक, इसलिए ये 3 भाग कब से कब तक है, यानी 3 चरण। तो पहले प्रथम चरण, प्रथम चरण। अब देखो प्रथम चरण में जब शुरू हुआ तब से लेकर तो 1897 से 1915 तक का काल है, वो होगा प्रथम चरण का काल, ठीक है। आपको प्रथम चरण कब से कब तक है, द्वितीय चरण कब से कब तक है, तीसरा चरण कब से कब तक है, ये ध्यान रखना है। फिर द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक। अब यहां देखो 23 तक और 27 तक भी आ सकता है, दोनों, क्योंकि 23 से 27 विजय सिंह पथिक जेल में रहेंगे, लेकिन 27 में आते ही कुछ समय के लिए वापस से नेतृत्व करेंगे और फिर रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा से मतभेद हो जाएगा तो छोड़कर चले जाएंगे 27 में। तो यहां अमूमन ज्यादातर 23 आता है, तो 23, 16 से 23। फिर तीसरा चरण, तृतीय चरण, ये है 1927 से 41 तक।
क्योंकि 41 में फिर यह समाप्त हो ही जाता है। इस चरण में नेतृत्व करता रहते हैं। ये जो प्रथम चरण है इसमें तो साधु सीताराम दास। अब सीताराम दास का कई व्यक्ति सहयोग करते हैं। सीताराम दास, ब्रह्मदत्त चारण, ब्रह्मदत्त चारण, सॉरी फतेहकरण चारण, ब्रह्मदत्त दादीच है, ब्रह्मदत्त दादीच, फतेहकरण चारण, चारण, रामजी लाल सुनार, रामजी लाल सुनार, तुलसी भील, ठीक है, ये लोग इस चरण में, और नानजी और ठाकरे पटेल भी, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, जो कि साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही वहां पर मेवाड़ के राणा से मिलने के लिए जाते हैं। तो इस चरण के तो ये मुख्य नेतृत्व करता है, ठीक है। फिर दूसरा चरण, दूसरे चरण में रहेगा विजय सिंह पथिक, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, और तीसरे चरण में रह जाएंगे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, चौधरी हरिभाऊ उपाध्याय, उपाध्याय, जमनालाल बजाज, ये लोग आ जाएंगे यहां पर। मोस्टली माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी, हालांकि ये इस चरण में भी रहेंगे इनके साथ, लेकिन मुख्य इस तीसरे चरण में नेतृत्व इनके हाथों में ही रहेगा। तो आपको यहां यह ध्यान रखना है, प्रथम चरण कब से कब तक, 1897 से 1915 तक, दूसरा 16 से 23 तक, तीसरा, अब 23 को बीच में हम छोड़ देते हैं, सीधा 27 चलते हैं, 27 से 41 तक। प्रथम में साधु सीताराम दास और सहयोगी, दूसरे में विजय सिंह पथिक और सहयोगी, तीसरे में माणिक्यलाल रामनारायण चौधरी और उनके सहयोगी। ऐसी बात आपको इन चरणों में याद करनी है, ठीक है। अब वापस हम घटनाओं पर आए कि भाई क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या बातें हैं इनके संदर्भ में। तो जब हम चर्चा ये कर रहे थे कि गिरधरपुरा गांव से ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है, यानी शुरुआत जब इस काल की हम घटनाएं करें, यहां तक की बात करें 1897 से 1915 तक की बात करें, तो एक तो देखो 97 में प्रारंभ हुआ ये गिरधरपुरा गांव से, और तब जब कांसालाग आदि लागोस से संबंधित शिकायत लेकर जाने वाले व्यक्ति थे नानजी और ठाकरे पटेल, नानजी और ठाकरे पटेल। अच्छा, हालांकि इनके गांव नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि ये नानजी पटेल थे कोई गोपालपुरा नाम से गांव, और ये जो ठाकरे पटेल हैं ये बेरीसाल गांव के निवासी थे, बेरीसाल गांव के निवासी थे दोनों। किसके समझाने पर या किसके आग्रह पर गए हैं ये? साधु सीताराम दास के आग्रह पर। अब देखो साधु सीताराम दास की बात करें हम, बिजोलिया में पुस्तकालय अध्यक्ष थे, और बिजोलिया में उन्होंने एक मित्र मंडल नाम से संगठन की भी स्थापना की थी किसानों में जागृति के लिए। तो साधु सीताराम दास इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करता है, इस चरण के, इस आंदोलन में इस चरण के नेतृत्व करता, ठीक है। इन्होंने एक तो क्या काम किया, मित्र मंडल नाम से संगठन की स्थापना की बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। मित्र मंडल, ये लो गड़बड़ कर दिया क्या, मित्र मंडल, ठीक है, मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना कर दी किसानों में जागृति के लिए। एक देखो हरि भाई किंकर ने चित्तौड़ में एक विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, और उस विद्या प्रचारणी सभा का उन्होंने अध्यक्ष बनाया था विजय सिंह पथिक को, ठीक है।
उसकी बिजोलिया में शाखा स्थापना की थी। किसने? साधु सीताराम दास ने। इसका मतलब देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना तो किसने की? हरि भाई किंकर ने। हरि भाऊपाध्याय अलग है, हरि भाई किंकर अलग है, ये अलग अलग हैं। तो हरि भाई किंकर ने चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। और विजय सिंह पथिक देखो 16 में स्थापना की है, विजय सिंह पथिक 15 में ही आ गया। इसका मतलब विजय सिंह पथिक का सहयोग लिया उन्होंने। तो अगर हरि भाई किंकर ऑप्शन में नहीं है, तब हम दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे? विजय सिंह पथिक। ठीक है, चित्तौड़ में। और बिजोलिया में इसकी शाखा की स्थापना या बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने। लेकिन मूलतः उसकी स्थापना कहां हुई थी? चित्तौड़ में। और वो चित्तौड़ में स्थापना की थी हरिभाई किंकर ने। और हरिभाई किंकर ऑप्शन में नहीं हो तो हो जाएगा विजय सिंह पथिक, क्योंकि सहयोग किया है इसलिए। तो उसकी शाखा की भी इन्होंने स्थापना की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसी काल में देखो, इस काल की घटनाओं में आ जाएगा चौवरी कर। चौवरी कर कब लागू हुआ? 1903 में। हटाया कब? 5 में। ये दोनों काम किसने किए थे? करशन सिंह या किशन सिंह ने। और ये लड़की के विवाह पर लगाया गया था। इसकी दर पूछे तो 5 रुपए या 13 रुपए, ये इसकी दर थी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी काल में एक कर और, जिसे हम कहेंगे तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई जो उत्तराधिकार से संबंधित था, कब लागू हुआ? 1906 में। ठीक है। और लागू किसने किया था? पृथ्वी सिंह नाम के जागीरदार ने। नया जागीरदार पृथ्वी सिंह ने, ये जो उत्तराधिकार शुल्क से संबंधित है ये। ठीक है। आगे बाद में इसकी भी मृत्यु हो गई, पृथ्वी सिंह की भी, और नया जागीरदार बना केसरी सिंह। ठीक है। ये बात है 1914 की। 1914 में नया जागीरदार बना केसरी सिंह, लेकिन केसरी सिंह नाबालिग था। ठीक है, नाबालिग था, इसलिए इसके लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं मुसर्रिम प्रशासक की नियुक्ति की। कोर्ट ऑफ वार्ड या मुसर्रिम या प्रशासक की नियुक्ति की मेवाड़ सरकार ने। अर्थात इसका शासन मेवाड़ सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और यहां एक प्रशासक नियुक्त किया। उस प्रशासक का नाम था अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। ये बात यहां तक इस संदर्भ में ध्यान रखनी है। इस काल में आपको मोस्टली इतनी, अच्छा ये जरूर ध्यान रखनी है, साधु सीताराम दास का सहयोग किस किसने किया था? साधु सीताराम दास का देखो नानजी और ठाकरे पटेल तो आ ही रहे हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मदत्त दादीच, दत्त दादीच, फतेह कर्णचारण, कर्णचारण, तुलसी भील, रामजी लाल सुनार, बाकी एक दो और भी व्यक्ति होंगे, जिनमें कि तुलसी भील के अलावा और हो जाएंगे, क्या नाम इसका, मित्र मंडल की तो बात ही, नाथूलाल कामदार, और एक है प्रेमचंद भील भी। देखो तुलसी भील तो अपने लोकगीतों के माध्यम से जागृति का कार्य या संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था। तुलसी भील संदेशवाहक के रूप में, तो बिजोलिया में किसानों के लिए संदेशवाहक के रूप में काम करता था कौन? तुलसी भील। इसके अलावा एक प्रेमचंद भील और था, प्रेमचंद भील। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित व्यक्ति हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें हम द्वितीय चरण की बात, और द्वितीय चरण ही ज्यादा बड़ा होगा। अब एक बार देखो सिंपली आपको थोड़ा सा ताकि याद हो जाए, पहले हम बात ये कर रहे हैं कि बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया को उपरमाल नाम से भी जानते हैं। बिजोलिया में जो किसान है मुख्यतः वो धाकड़ जाति के किसान थे, अन्य जातियां भी थी लेकिन मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक या प्रथम जागीरदार था अशोक परमार, और स्थापना की थी 1517 में राणा सांगा के सहयोग से, उसकी कृपा से। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला
प्रथम और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। ठीक है, तो प्रथम में यह भी ध्यान रखना, बिजोलिया को प्रथम तभी मानना है जब मात्र कुंडिया ऑप्शन में नहीं है। तो प्रथम कौन सा हो जाएगा? मात्र कुंडिया का जाट किसान आंदोलन 1880, ये हो गया 97 में। तो प्रथम कौन सा हुआ? 80 वाला। लेकिन प्राय 80 वाला ऑप्शन में नहीं रहता है क्योंकि वो कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं था, इसलिए इसे मानते हैं हम व्यवस्थित रूप से चलने वाला प्रथम किसान आंदोलन, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन जो 1897 से 1941 तक चला है। पूर्णतः अहिंसक किसान आंदोलन था और 1897 में गिरधरपुरा गांव से इसका प्रारंभ हुआ था। इसके हम 3 चरण विभाजित करते हैं। प्रथम चरण में साधु सीताराम दास इसके नेतृत्व करता है। साधु सीताराम दास का सहयोग फतेहकरण चारण, ब्रह्मदत्त धादीज, तुलसी भील, प्रेमचंद भील, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, ये याद रखने हैं आपको। क्लियर है शायद यहां तक? बस इस चरण में आपको इतनी बातें, इसी में चौरी कर और तलवार बंदाई कर, तो दोनों देखो 3 और 6 में है और ये 5 में हटा भी लिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध लड़की के विवाह से संबंधित है तो ये तल उत्तराधिकार से संबंधित है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें दूसरे चरण की बात, द्वितीय चरण। ये मूल सबसे बड़ा यही भाग रहेगा, द्वितीय चरण। कब से कब तक? 1916 से 23 तक। अब देखो, हाँ 27 तक भी कर सकते हो। इसमें मैंने क्या कहा कि 27 में कुछ समय के लिए विजय सिंह पथिक वापस आएंगे, तो विजय सिंह पथिक अलग होते हैं 27 में, लेकिन वो 23 से 27 तक जेल में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस दौरान बीच में विजय सिंह पथिक का सहयोग नहीं रहता है, तो हम यहां पर 23 तक भी आ सकता है, 27 तक भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, चूंकि इसमें विजय सिंह पथिक का नेतृत्व है, तो विजय सिंह पथिक कब आए? पहले कहां थे? चित्तौड़, और चित्तौड़ के ओछड़ी गांव को उन्होंने केंद्र बना रखा था, लेकिन अब आ गए भीलवाड़ा। ठीक है, किसके आग्रह पर? साधु सीताराम दास के आग्रह पर, क्योंकि साधु सीताराम दास जो बिजोलिया के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, वो विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चित्तौड़ गए और वहां विजय सिंह पथिक को बोलते हुए सुना, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अपने काम का है, व्यक्तियों को संगठित कर सकता है और हमें एक संगठनकर्ता की जरूरत है, और इसको रहने के लिए ठिकाना, क्योंकि विजय सिंह पथिक मूलतः उत्तर प्रदेश का था और यहां पर नाम बदल कर रह रहा था, वास्तविक नाम तो उसका भूप सिंह था और यहां नाम बदलकर विजय सिंह पथिक के नाम से रह रहा था ये। ठीक है, 1915 में आया था। 1915 की क्रांति एक समग्र क्रांति होती है की घटना, हालांकि वो सफल नहीं होती है, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उसकी योजना के लिए रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, उन्होंने इन्हें भेजा था, वो विफल हो गई थी। ठीक है, तो जब ये वहां चित्तौड़ में थे, तब ये साधु सीताराम दास इनसे मिले और इस आंदोलन का नेतृत्व उन्हें सौंपा। तो परिणामतः ये 16 में आ गए। तो 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व संभाला और विजय सिंह पथिक ने उमाजी के खेड़े को, उमाजी के खेड़ा को आंदोलन का केंद्र बनाया। भाई जब विजय सिंह पथिक आया कि ठीक है मैं नेतृत्व करता हूं, तो मीटिंग वगैरह कटे करा, जब बोले वो उमा दादा खेड़ो यही पड़े भी कमाए ने मीटिंग करो छे, तो उमा दादा का खेड़ा सौंप दिया इनको। तो बैठक के लिए उमा जी के खेड़े को इन्होंने केंद्र बनाया। ठीक है, 1916 में ही इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसे हम बोलते हैं किसान पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड, और साधु सीताराम दास को इसका अध्यक्ष बना दिया। और 1917 में एक संगठन और स्थापित किया जिसे हम बोलते हैं उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल पंच बोर्ड। बेरीसाल गांव में स्थापना की, वहां से किसान आंदोलन की शुरुआत की। तो व्यवस्थित बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है बेरीसाल से, और किस बोर्ड की स्थापना से? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना से। कहां हुई? बेरीसाल गांव में। कब हुई? हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या कब होती है? श्रावण की अमावस्या, श्रावण की अमावस्या है वो हरियाली अमावस्या है। ठीक है, तो हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में इस उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया मन्ना जी पटेल को।
मनाजी पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब अच्छा, विजय सिंह पथिक ने युवाओं के लिए, ये तो सभी के लिए संगठन है, युवाओं के लिए उपरमाल सेवा समिति की स्थापना की थी। तो उपरमाल सेवा समिति की स्थापना या उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने। तो उपरमाल सेवा समिति का भी नाम याद रखना, उपरमाल सेवा समिति, उसकी स्थापना भी किसने की है? विजय सिंह पथिक ने। एक पर्चा या पंपलेट भी प्रकाशित किया था जिसका नाम था उपरमाल रो डंको, उपरमाल रो डंको। तो कहने का तात्पर्य, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल नाम से कोई संगठन या ऐसी कोई बात है तो वो मोस्टली किससे संबंधित होगी? विजय सिंह पथिक से संबंधित होगी। ये बात भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात हो सकता है कि आगे हम चर्चा करना भूल जाए, पीड़ितों का पंछीड़ा की रचना की है विजय सिंह पथिक ने, और पंछीड़ा गीत की रचना की है माणिक्यलाल वर्मा ने। पंछीड़ा लिखा हुआ है माणिक्यलाल वर्मा का, जबकि पीड़ितों का पंछीड़ा है वो है विजय सिंह पथिक का। तो दोनों में अंतर समझना। अगर जब भी कभी पीड़ितों का पंछीड़ा आ जाए इसका मतलब विजय सिंह पथिक, और सिर्फ पंछीड़ा आ जाए तब कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित गीत लिखा उन्होंने। ठीक है, पंछीड़ा गीत बिजोलिया के किसानों में जागृति करने के लिए ही माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने एक अर्जी गीत भी लिखा था, वो नानक भील की शहादत में, नानक भील की शहादत को या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा था, वो तो था अर्जी, और किसानों में जागृति के लिए लिखा था वो था पंछीड़ा। और जो इस विजय सिंह पथिक ने लिखा वो है पीड़ितों का पंछीड़ा। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं। तो उपरमाल रो डंको नाम से एक पंपलेट भी प्रकाशित किया। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप का सहारा लिया था। तो इस बारे में कोई सी भी बात पूछ सकते हैं कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय रूप, देखो भाई, विजय सिंह पथिक ने यह सोच लिया कि जब मुझे नेतृत्व सौंपा गया है तो यह आंदोलन तभी सफल होगा जब इसे हम राष्ट्रीय रूप देंगे। अगर अठे रोड़ो कर अपन क्यों कोई नहीं क्लास में थोड़ा 12,000 रोड़ो कर जैसे को ध्यान आसी, बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए नहीं, आपको रोड़ा करना नहीं है, बात बता रहा हूं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सब जगह ये बात फैले, तो इसके लिए क्या करना होगा? राष्ट्रीय स्तर का अखबार का सहारा लेना होगा। तो इन्होंने किस अखबार का सहारा लिया? प्रताप का। प्रताप कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कौन प्रकाशित करता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये पूरी बात आपको याद रखनी है, प्रताप कहां से प्रकाशित होता था, उसके संपादक कौन थे, तो या किस समाचार पत्र में इसकी घटनाएं प्रकाशित होती थी, ये पूरी बात आपको याद करनी है। ठीक है, फिर इस आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए, किसान आंदोलनों को व्यवस्थित करने के लिए, रियासतों में जागृति लाने के लिए विजय सिंह पथिक के प्रयासों से ही महाराष्ट्र के वृद्धा में 1919 में एक संगठन की स्थापना की गई और उसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। आगे हम पढ़ेंगे प्रजामंडलों के समय राजस्थान सेवा संघ के बारे में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में। कहां पर? महाराष्ट्र के वृद्धा में। ठीक है, इस राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों ने संघ के माध्यम से इस किसान आंदोलन में भाग लिया है। तो इसके प्रमुख सदस्य कौन है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो ये सब इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हरिबाऊ उपाध्याय, हरिबाई किंकर, ये लोग भी। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों ने भी राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से इस किसान आंदोलन में भाग लिया है। फिर विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस सम्मेलनों में भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, बिजोलिया किसानों से संबंधित दशा को उजागर किया। तो परिणामतः 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने भी यानी सहयोग का आश्वासन दिया और गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को यहां बिजोलिया की यात्रा के लिए भेजा था। महादेव देसाई, देखो आपको याद रखना है, गांधी जी ने मूलतः अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी, सत्य के प्रयोग, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था महादेव देसाई ने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम से। तो वो महादेव देसाई ने अंग्रेजी अनुवाद किया था, वो गांधी जी के सचिव थे।
उस सचिव महादेव देसाई ने यहां बिजोलिया की यात्रा की है गांधी जी के कहने पर और गांधी जी को अवगत कराया है। तो गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा को पत्र भी लिखे हैं। यह बात भी ध्यान रखनी है, मेवाड़ के महाराणा को इस किसानों की दशा से संबंधित पत्र भी लिखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भी पत्र लिखे हैं। यह बात ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी दोनों ने मेवाड़ के महाराणा को बिजोलिया के किसानों से संबंधित पत्र लिखे थे और बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठी में बिजोलिया के किसानों से संबंधित लेख भी लिखे थे। तो यह बात भी ध्यान रखनी है। तो ये सब घटनाएं इस चरण में हो रही हैं। अब जब विजय सिंह पथिक ने इसको राष्ट्रीय रूप देने के लिए विभिन्न मंचों पर उठाना शुरू कर दिया, समाचार पत्रों का सहारा लिया, कांग्रेस के अधिवेशनों में इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करके इसके माध्यम से संगठित किया इस आंदोलन को। एक संस्था और थी राजपुताना मध्य भारत सभा, उसके मंचों पर भी इसे उठाया। तो राजपुताना मध्य भारत सभा ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए एक व्यक्ति को भेजा जांच के लिए। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक आयोग गठित किया भवानी दयाल की अध्यक्षता में। किस राजपुताना मध्य भारत सभा आगे हम पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। ठीक है, राजपुताना मध्य भारत सभा नाम से रियासतों में राजनीतिक जागृति करने के लिए एक संगठन स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन लोगों ने की थी। उस राजपुताना मध्य भारत सभा ने एक जांच आयोग या एक प्रकार से एक समिति गठित की है। किसकी अध्यक्षता में? भवानी दयाल की अध्यक्षता में। तो मेवाड़ के महाराणा ने कहा, फतेह सिंह ने, क्योंकि 21 तक फतेह सिंह रहता है, 21 में फिर भूपाल सिंह बनते हैं महाराणा। तो मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि ये कौन संगठन होता है, ये भवानी दयाल कौन होता है इसकी जांच करने वाला, जांच मैं करवाऊंगा। तो परिणामतः मेवाड़ सरकार ने इस आंदोलन की जांच के लिए क्रमशः 1919 और 21 में 2 जांच आयोग भेजे हैं। अब आपको याद रखना है 19 वाले में कौन सदस्य थे? 3 ही थे। और उस 21 वाले में कौन 3 सदस्य थे? उनकी चर्चा करूं उससे पहले क्या ये बातें आपको याद है? एक बार और बोल लूं। देखो, पहली बात यह है कि दूसरा चरण में नेतृत्व कौन करेगा? विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में कब आया? 1916 में। ठीक है, 1916 में आया है विजय सिंह पथिक और 16 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष बना दिया साधु सीताराम दास को। और 17 में एक और संगठन की स्थापना की, उपरमाल पंच बोर्ड, जिसका सरपंच या अध्यक्ष बना दिया मन्नाजी पटेल को। इस संगठन की स्थापना बेरीसाल नाम के गांव में हुई, हरियाली अमावस्या के दिन हुई और एक उपरमाल सेवा समिति की स्थापना कर दी युवाओं के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोगों को जागृत करने के लिए एक उपरमाल रो डंको नाम से एक पर्चा या पंपलेट भी प्रकाशित कर दिया विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, फिर एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र का सहारा लिया, वो था प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था, जिसे प्रकाशन काम करने का काम कौन करते? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, फिर इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और इस संघ के लगभग सभी नेताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया इस संघ के माध्यम से। इसका मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ठीक है, और फिर एक अन्य संगठन है राजपुताना मध्य भारत सभा, उसने इसकी जांच के लिए एक आयोग भेजा था भवानी दयाल की अध्यक्षता में। तो भवानी दयाल को भेजा था। अब भवानी दयाल को भेजा तो मेवाड़ सरकार ने कहा कि नहीं, हम जांच करवाएंगे। तो सरकारी तौर पर जांच के लिए 2 आयोग आपको याद करने हैं। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। अब इसमें कौन कौन सदस्य थे? एक तो खुद अध्यक्ष है कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य। एक है वो अमर सिंह राणावत। अभी मैंने बताया था कि मेवाड़ का मुसर्रिम, उस बिजोलिया का मुसर्रिम नियुक्त किया था, प्रशासक नियुक्त किया था उसे।
1914 में जब केसरी सिंह नाबालिग था तो वो अमर सिंह राणावत, और एक अफजल अली, अफजल अली, ठीक है, इन व्यक्तियों को भेजा। क्लियर है यहां तक? लेकिन फिर 2 साल बाद में फिर वापस एक आयोग भेजा है 1921 में, त्रिसदस्यीय आयोग 1921 में पुनः, जिसे हम बोलते हैं बेदला आयोग। यह तो क्या था? भट्टाचार्य आयोग, यह है बेदला आयोग। तो दोनों ही त्रिसदस्यीय आयोग हैं। इसमें 3 कौन सदस्य हैं? तो एक है राज सिंह बेदला जो अध्यक्ष है, भाई इसमें बिंदुलाल अध्यक्ष है ना, तो यहां राज सिंह बेदला यह अध्यक्ष हो गया। एक रमाकांत मालवीय, मालवीय, और तीसरा है तख्त सिंह मेहता, मेहता। ये 3 सदस्य हैं इसमें। क्या मिक्स हो सकते हैं क्या? पहला पूछते हैं, पहला का कुण ही, दूसरा का कुण ही, कुण जैसे पूछते हैं 1919 में गठित भट्टाचार्य आयोग का कौन सदस्य नहीं था, इनमें से एक दे देते हैं। या 21 में गठित बेदला आयोग में कौन सदस्य नहीं था, इनमें से एक इसमें दे देते हैं। 3 तो ये रह जाते हैं, एक इनमें से दे देते हैं। गड़बड़ हो सकती है क्या? कोई नहीं हुआ गड़बड़, दरी को नहीं हुआ, रीज लो तो ही कोई नहीं हुआ। अगर कोई तुल्लेड़ो ही हुआ कि मैं तो पैदा ही रड़बड़ा करवा नहीं है वो, तो ही भले। देखो कैसे, एक बार गौर से देखना, गौर से देखना। ये बिंदुलाल बी और अमर सिंह एर, अफजल ए, बी ए, राज सिंह आर, रमाकांत आर, और तख्त सिंह टी, बी ए आर आर टी। तो देखो आर और टी साथ में है, बी और ए साथ में है, नजदीक नजदीक है ना। तो ए तो बड़ा दूर होगा भाई, ए और बी तो लगातार ही है, आर और टी लगातार ही है। इसका मतलब जो आर और टी वाले में है वो तो एक साथ है, बी और ए वाले एक साथ है। वैसे भी ए और बी पहले होते हैं तो वो 19 में है, आर और टी बड़ा बाद में वजह भाई 21 में ही। अब कोई रड़मड़े करे है, हाँ समझ आ गई बात? शायद भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सब किक का समझ में कोई नहीं आई बात बताओ मन। है कोई इस भारत में ऐसा जिसके समझ में नहीं आई? सब क्या आ गई समझ में? इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल ठीक है, आपको सब चीज जल्दी समझ में आ जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों आयोगों के संदर्भ में आपको बात याद रखनी है, ठीक है? चलो खैर, चलो खैर, तो इनमें तो याद करने में दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे कि ये बात तो कब की है? 1921 में। 1922 में उस समय में मतलब राजपुताना का एजीजी था हॉलैंड। वैसे तो हॉलैंड एक देश का नाम था जिसे वर्तमान में नीदरलैंड बोलते हैं हम, यहां व्यक्ति का नाम है एजीजी हॉलैंड। बात है 1922 की। 1922 में एजीजी हॉलैंड और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट था विल्किंसन उस समय। तो ये बात भी पूछ सकते हैं आपसे मूलतः हॉलैंड के बारे में पूछी जा सकती है, क्योंकि कोई राजपुताना का पॉलिटिकल एजेंट जो किसानों की दशा जानने के लिए बिजोलिया की यात्रा करता है, वो एजीजी कौन है? हॉलैंड। तो ये बड़ी बात है क्योंकि हॉलैंड एक बड़ा अधिकारी है, वो बिजोलिया के किसानों की दशा के लिए आता है 1922 में और किसानों के साथ वार्ता करता है। एक प्रकार से हम समझौता कह सकते हैं इसको कि हॉलैंड और विल्किंसन की मध्यस्थता से मेवाड़ सरकार और किसानों में एक समझौता होता है और उस समझौते के अंतर्गत एजीजी हॉलैंड 35 लागें हटाने की सिफारिश करता है। कुल लागें कितनी थी मेवाड़ में? कितनी लागें हटाने की सिफारिश की हॉलैंड ने? 35 लागें। तो देखो ये समझौता 22 में है, ये बात ध्यान रखना। या एजीजी ने यात्रा कब की है? एजीजी हॉलैंड ने 22 में। और कितनी लागें हटाने की सिफारिश की? 35।
लेकिन ये समझौता भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हुआ, क्योंकि जागीरदार ने इन लागों को पूर्णतः नहीं हटाया, अतः आंदोलन जारी रहा। अब क्या हुआ, 1923 में विजय सिंह पथिक को बंदी बना लिया गया। आगे हम बेंगू किसान आंदोलन की बात करेंगे। तो उस किसान आंदोलन के दौरान एक आयोग गठित होगा, ट्रेंच आयोग, और ट्रेंच के आदेश से विजय सिंह पथिक को बंदी बना लिया जाता है और वो 27 तक मेवाड़ राज्य की कैद में रहेंगे। 27 में वापस आएंगे, लेकिन 27 में वापस आते ही उनका मतभेद हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी से। मतभेद इस बात में हो जाएगा कि विजय सिंह पथिक किसानों को यह कहेंगे कि आप खेती करना छोड़ दो और जमीन को छोड़ दो, जबकि रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ये कह रहे हैं कि अगर ये जमीन छोड़ देंगे तो किसान दूसरे, वो जो जागीरदार है वो दूसरों को जमीन बेच देगा। हुआ भी वही, हुआ भी जिसका अंदेशा था रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा को, वही हुआ। तो परिणामतः विजय सिंह पथिक बैकफुट पर आ गए, और बैकफुट पर आ गए तो वो अलग चले गए इस आंदोलन से। और अब नेतृत्व किन के हाथों में आ गया, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, इनके हाथों में आ गया। इनके हाथों में ही नहीं, देखो एक मिनट, राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी ने बिजोलिया के किसानों को बंदी बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए महिलाओं को संगठित करके आंदोलन किया, परिणामतः वो जेल में गई। यह घटना 1924 की। पूरे राजपूताना क्षेत्र में जेल जाने वाली पहली महिला, किसान आंदोलनों के कारण जेल जाने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी, और वो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गई थी। ठीक है। इसके अलावा इस आंदोलन में रमा देवी शर्मा ने भी भाग लिया था, जो लादूराम व्यास की पत्नी थी, लादूराम जोशी की पत्नी थी, और जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन 30-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। तो अगर बाय द वे ऐसी पूछे कि वह महिला जिसने 1930 से 32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया, तो कौन हो जाएगी, रमा देवी शर्मा। वह महिला जो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जेल गई थी और रियासती जनता की पहली महिला थी जो किसान आंदोलन के कारण जेल गई, अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो आपको तीनों महिलाओं के नाम याद रखने हैं। एक तो कौन है, रमा देवी। रमा देवी के संदर्भ में ये याद रखोगे कि 1930-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और बिजोलिया किसान आंदोलन में भी, जो लादूराम जोशी की पत्नी थी। फिर अंजना देवी चौधरी 1924 में किसानों को छुड़ाने के लिए जेल में गई है, महिलाओं को एकत्रित किया, आंदोलन किया, फिर जेल में गई है। तो रियासती जनता की प्रथम महिला जो किसान आंदोलनों के कारण जेल में जाती है। ठीक है। इसके अलावा नारायणी देवी जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। यह बात आपको याद रखनी है। अंत में 1941 में माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहनलाल मेहता। तो मोहनलाल मेहता और जो प्रधानमंत्री है विजय राघवाचारी, इनके और किसानों के मध्य एक समझौता हो जाता है। और किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ या इस बिजोलिया के किसानों के और मेवाड़ सरकार के मध्य समझौता हो जाता है, जिसमें किसानों का जो पक्ष है यानी किसानों की ओर से समझौता करता है राजस्थान सेवा संघ, और मेवाड़ सरकार की ओर से करता है मोहनलाल मेहता, जो राजस्व मंत्री रहता है। प्रधानमंत्री तो कौन रहता है, दीवान या प्रधानमंत्री तो रहता है वी राघवाचारी, राजस्व मंत्री रहता है मोहन सिंह मेहता। तो हस्ताक्षर मोहन सिंह मेहता करता है, इसलिए अगर मोहन सिंह मेहता ऑप्शन में है तो वो होगा, वो नहीं है तो वी राघवाचारी हो जाएगा। और इस समझौते के साथ ही ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। बस अति बात है। क्लियर है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बात है।